गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है। जो बाकी कानून होते हैं आईपीसी वगैरह, ये पार्लियामेंट पास करती है, संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है। तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। अब दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, जो भानु जी ने बता भी दी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूँ। दो इश्यूज़ थे। एक इशू ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया वो बता रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी छुपानी। जो लोग अपोजिशन पार्टीज़ के, छोटी पार्टीज़ को जो चंदा देते हैं, उनकी पहचान छुपानी नितांत आवश्यक है। इसी जो संवैधानिक और कानूनी जो एक प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही 20,000 रुपये तक कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देगा तो उसका डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि किसने पैसे दिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है देश की डेमोक्रेसी चलाने के लिए। वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविज़न के साथ धोखाधड़ी करके जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की शक्ल में नज़र आते हैं, उनका प्रावधान, ये 20,000 रुपये वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित। ये महत्वपूर्ण बात है समझ। भानु जी ने टाइमलाइन भी बताई। ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के ज़रिए ही इशू किए जाने, कोई भी कंपनी को एसबीआई में जाना था। पहली महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से एसबीआई को डायरेक्शन दी गई है अभी, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस जजमेंट में भी साफ तौर पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक 2017-18 में जजमेंट आई थी, इंटरिम ऑर्डर जो 2019 में किया था कोर्ट ने, उसमें यह कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। चुनाव आयोग के वकील ने धोखाधड़ी करके सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या बोला, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना हूँ। ये पेज है 149-150 जो जजमेंट का है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग मिस्टर अमित शर्मा, काउंसिल फॉर ईसीआई, स्टेटेड दैट ईसीआई had only collected information on contributions made in 2019 because a reading of paragraph 14 of the interim order indicates that the direction was only limited to contributions made in that year, यानी कि 2019 में। paragraph 13 and 14 of the interim orders are extracted below। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को क्या धोखा दिया कि हमने सिर्फ 2019 के कलेक्ट किए हैं, उससे पहले और बाद के नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। और उसके बाद ये कहा है, मैं वो पैराग्राफ इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि देर लगेगी उसमें। पैराग्राफ 14 ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, ये 218वां पैराग्राफ है जजमेंट का, ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डज नॉट लिमिट द ऑपरेशन ऑफ पैराग्राफ 13, जिसमें पैराग्राफ 13 कंटेन्स अ डायरेक्शन इन अनइक्विवोकल टर्म्स to political parties to submit particulars of contributions received by electoral bonds to the ECI. Paragraph 14 only prescribes a timeline for submissions of particulars of contributions when window for electoral bonds was open in 2019. तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
मार्च के महीने में, जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा है, 2 वजह होती हैं पैसे देने की। एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें ताकि ये गलत या सही ये इन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूँ। तो बुरी चीज़ ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज़ ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फ़ौरन लग जाना है, और एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फ़ायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नज़र आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। एक बड़ी मुहिम देश में इस बात की भी चलनी चाहिए, कौन कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने अपना पैसा पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में बढ़ाया है बीजेपी के, उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करते हैं। एक बात जो और निकल के आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन धोखा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपराध घोषित किया है, संविधान के खिलाफ अपराध घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो, जनता की जो अदालत है, जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी आगे। तो आप तैयार हो जाओ। ईवीएम का भी आप लोग गुजारिश करो सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला करो, वो भी अपराध है, वो भी गुनाह है, वो भी संविधान के खिलाफ अपराध है। तो जनता को अपना आंदोलन और तेज कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हिम्मत आए और वो और बहादुरी बड़े फैसले कर सके। आखिरी चीज़ मैं किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का दिल, हम फिज़िकली यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे दिल सब लोगों के और हमारी सोच सारी उन किसानों के साथ है जो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो देश की जनता के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, जो देश के आम नागरिकों के लिए, जिनको ये गंदे घिनौने कानून ला के जिनके खाने के पैसे बढ़ाए जाने वाले थे, उनको जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा दिल उनके साथ है। हम आपकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तैयार बैठे हैं वकील भी और हमारे बाकी साथी भी, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथी और सिपाही हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत करो। आप दिल्ली से बाहर कर रहे हो प्रोटेस्ट, जल्दी ही आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके नुमाइंदे बन के हम ये दिल्ली के अंदर आपका प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।